नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। केरल से एक बड़ी खबर आ रही है। संसद में वक्फ बिल के पास होने के बाद केरल के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। वो केरल जो चुनाव की दृष्टि से भाजपा के लिए देश में सबसे कमजोर कड़ी रही है, उस केरल में भाजपा के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक परिवर्तन हो रहे हैं। जी हाँ, वक्फ बिल पास होने के बाद केरल की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जल्द ही वहां एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। और भाजपा जिस तरह से अपने कार्ड्स खेल रही है, वो अगर उसी तरह से चलता रहा जैसे अभी चलता हुआ दिख रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब भाजपा वहां सरकार बना लेगी और उसका मुख्यमंत्री वहां सत्ता पर आसीन होगा। भाजपा जिस सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है, अगर वो समीकरण बन जाता है, जिसकी काफ़ी संभावना है, तो केरल की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और कांग्रेस और सीपीएम जैसी विपक्षी पार्टियां हवा में उड़ जाएंगी। जी, ये मान लीजिए, अगर ये समीकरण बन गया तो फिर इन पार्टियों का तो जैसे सफाया ही हो जाएगा। अब दरअसल 1995 के वक्फ एक्ट ने वक्फ बोर्ड को जिस तरह के असीमित अधिकार दिए थे, उसका खामियाजा केरल के कुछ ईसाइयों को भी भुगतना पड़ रहा है। केरल में एक जगह है मुनम्बम, जो समुद्र के किनारे बसा है। लगभग 400 एकड़ में फैले इस गांव में लगभग 600 परिवार रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ईसाई हैं। 2019 में केरल के वक्फ बोर्ड ने एकाएक इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद इन परिवारों का जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया। दरअसल 1995 के वक्फ एक्ट ने वक्फ बोर्ड को जिस तरह के असीमित अधिकार दिए थे, उसका खामियाजा केरल के कुछ ईसाइयों को भी भुगतना पड़ रहा है। केरल में एक जगह है मुनम्बम, जो समुद्र के किनारे बसा है। लगभग 400 एकड़ में फैले इस गांव में लगभग 600 परिवार रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ईसाई हैं। 2019 में केरल के वक्फ बोर्ड ने एकाएक इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद इन परिवारों का जमीन का मालिकाना हक छिन गया। सरकार ने लैंड टैक्स लेना बंद कर दिया। बैंकों ने वहां के बाशिंदों को जमीन की गारंटी पर लोन देना बंद कर दिया। वहां के बाशिंदों के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उन लोगों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। अब पिछले लगभग 6 महीने से वो लगातार अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस विवाद का बैकग्राउंड बता दूं। 1902 में ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली ने ये ज़मीन अब्दुल सत्तार मूसा सैद नाम के एक व्यापारी को पट्टे पर दी थी। 1950 में अब्दुल सत्तार मूसा सैद के दामाद मोहम्मद सिद्दीकी सैद ने ये ज़मीन कोझिकोड के फारूक कॉलेज को वक्फ कर दिया, शैक्षणिक कार्यों के लिए, पढ़ाने के लिए, इस्लामी कानून के तहत। अब 1960 के दशक में फारूक कॉलेज ने मुनम्बम के बाशिंदों को ज़मीन खाली करने के लिए कहा और एक कानूनी जंग वहाँ से शुरू हो गया। अब वहाँ जो रहने वाले लोग थे, उनके पास ज़मीन के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज तो था नहीं, लेकिन वो लंबे समय से वहाँ रह रहे थे। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये ज़मीन वैसे तो शुरू में 400 एकड़ थी, लेकिन अब ये घटकर मात्र 225 एकड़ या उससे भी कम रह गई है, क्योंकि बाकी ज़मीन समुद्र में चली गई। अब ये भी समस्या है कि इसे 400 एकड़ का विवाद कैसे माना जाए। खैर, तो हुआ ये कि अब 600 परिवारों से ज़मीन खाली करवाना तो संभव नहीं हो पा रहा था और कानूनी लड़ाई भी लंबी चलती। तो फारूक कॉलेज ने ये निर्णय लिया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मामले को ख़त्म किया जाए और इन परिवारों से ये कहा जाए कि अगर ज़मीन खाली नहीं कर सकते तो आप हमसे ये ज़मीन खरीद लो। और वहाँ के लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने बाज़ार में उस वक्त ज़मीन का जो रेट था, उस रेट पर ज़मीन खरीद ली और उन्हें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया। लेकिन यहाँ पर फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक गलती कर दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ज़मीन वक्फ की ज़मीन थी। उन्होंने इसे गिफ्ट की हुई ज़मीन के तौर पर दिखाया और इस आधार पर अपना मालिकाना हक दिखाया। लेकिन आगे चलकर यह भी विवाद बन गया। वक्फ बोर्ड ने कहा कि चूंकि ज़मीन वक्फ की थी तो बिना वक्फ बोर्ड से पूछे उसे बेचा नहीं जा सकता। खैर, लंबे समय तक मामला ठंडा पड़ा रहा। अब 2009 में केरल सरकार ने निसार कमीशन का गठन किया, जिसका काम ये पता लगाना था कि ज़मीन वक्फ की है या नहीं। निसार कमीशन ने कहा कि ज़मीन वक्फ की है। कमीशन ने कहा कि फारूक कॉलेज ने जो ज़मीन बेची थी वो अनाधिकृत था और कहा कि ज़मीन की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन अगले 10 साल तक फिर से मामला ठंडा पड़ा रहा।
मामले ने तुल पकड़ा 2019 में, जब केरल के वक्फ बोर्ड ने निशार कमीशन के रिपोर्ट को आधार बनाकर एकाएक 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद एकाएक मुनम्मम की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। अब वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा कि वो लैंड टैक्स वहाँ के लोगों से नहीं लें, क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन है, और सरकार तो आप समझ ही रहे हैं उन्हीं लोगों के पक्ष में थी वहाँ पे। और फिर यही हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड टैक्स लेना बंद कर दिया, बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास अब ज़मीन का मालिकाना हक रहा नहीं। ईसाई बहुल मुनम्मम के लोगों ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया और ये एक राजनीतिक विवाद बन गया। अब चूंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों में ईसाई ही थे, तो केरल के सारे ईसाइयों के मन में, और जितने चर्च थे और जितने चर्च वाले जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके मन में उनके प्रति सहानुभूति थी और वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर आक्रोश था। अब देखिए, केरल एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां भाजपा लंबे समय से अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। केरल की अगर डेमोग्राफी को देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 55% हिंदू हैं, 18% ईसाई हैं और 27% मुस्लिम हैं। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी के बाद से लेकर 1971 तक केरल में ईसाइयों की जनसंख्या मुस्लिमों से ज़्यादा थी। जी, ईसाइयों की संख्या मुस्लिमों से ज़्यादा थी 1971 तक। 1981 की जो जनगणना हुई, उसमें पहली बार ये देखने को मिला कि मुस्लिमों की जनसंख्या ईसाइयों से आगे हो गया है, ज़्यादा हो गया है। वैसे 1931 के बाद से ही केरल में हिंदुओं और ईसाइयों की जनसंख्या का प्रतिशत घटता जा रहा है और मुस्लिमों का प्रतिशत बढ़ता रहा है। वैसे 1931 के बाद से ही केरल में हिंदुओं और ईसाइयों की जनसंख्या का प्रतिशत घटता रहा है और मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ता रहा है। आज़ादी के समय अगर 1951 की जनगणना की बात करें तो हिंदू तकरीबन 61% थे, ईसाई 21% और मुस्लिम लगभग 17% थे। लेकिन अगर 2011 की जनगणना को देखें तो हिंदू 61% से घटकर लगभग 55% रह गए हैं, ईसाई भी 21% से घटकर 18% रह गए हैं, लेकिन मुस्लिम 17% से बढ़कर लगभग 27% हो गए हैं। मतलब हिंदू लगभग 6% घट गए, ईसाई 3% घट गए, लेकिन मुसलमान लगभग 10% बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, किस तरह से उसमें एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 1981 की जनगणना के बाद से, जब से मुस्लिमों की संख्या ईसाइयों से ज़्यादा हो गई, तब से राजनीति में भी मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ता गया और आज वो एक तरह से केरल की राजनीति में अहम फैक्टर हो गए हैं। अब वहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुसंख्यक हिंदू जो समाज है, हिंदू समुदाय है, उसका वोट ज़्यादातर सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को मिलता है, जबकि मुस्लिमों और ईसाइयों का वोट एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मिलता रहा है, दोनों को मिलता रहा है। अच्छा, ये देखिए कि लोकसभा चुनावों में केरल के मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों के मुस्लिमों की तरह ये देखते हैं कि कौन पार्टी भाजपा को हरा सकती है। जाहिर है कि कांग्रेस का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएम से ज़्यादा है, तो वो लोकसभा में कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में उनका वोट दोनों में स्थानीय मुद्दों के आधार पर बढ़ता रहा है। जहाँ तक ईसाइयों की बात है तो वो पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे, कांग्रेस उनकी पसंद हुआ करती थी, बाद में वो सीपीएम को भी वोट देने लगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि केरल के ईसाई कांग्रेस और सीपीएम का विकल्प ढूंढने लगे हैं और अब उन्हें भाजपा में एक विकल्प दिख रहा है। देखिए, 2024 के चुनाव में त्रिशूर से भाजपा के सुरेश गोपी की जो जीत हुई, उसमें ईसाई वोटों का बड़ा हाथ था। ईसाइयों के समर्थन से ही सुरेश गोपी वो सीट जीत पाए थे और ये जीत एक संदेश देता है कि केरल में ईसाई समुदाय भाजपा को अब एक विकल्प के रूप में देख रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ बिल को संसद में पास कराने के बाद केरल के ईसाइयों का झुकाव भाजपा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके पुख्ता संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, संसद में जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, मुनम्बम के ईसाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। संसद में बिल के पेश होते ही बहुत सारी ईसाई संस्थाओं ने, जिनमें बिशपों की संस्था भी थी, उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम के सांसदों से, खास करके क्रिश्चियन सांसदों से अपील की थी कि वो इस बिल के पक्ष में मतदान करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस बात से मुनम्मम के ईसाइयों में जबरदस्त नाराजगी थी। लेकिन बिल के पास होने के बाद वो तो खुल के भाजपा के समर्थन में आ गए हैं।
मुनम्बम के 50 ईसाइयों ने उसी दिन भाजपा ज्वाइन कर लिया। बिल के जिस दिन बिल पास हुआ उसके अगले ही दिन 50 ईसाइयों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। वो सब पहले कांग्रेस या सीपीएम के कार्यकर्ता थे, उन सबों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इतना ही नहीं, वक्फ बिल के पास होने के बाद मुनम्बम में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सोचिए, वहाँ के ईसाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब केरल में भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं राजीव चंद्रशेखर, वो भी मौका नहीं चूके और मुनम्बम में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने मुनम्बम के बाशिंदों से कहा कि हम तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपको जमीन पर राजस्व अधिकार वापस नहीं मिल जाते। इस विधेयक में आपकी जमीन के राजस्व अधिकार वापस देने की शक्ति है। मुनम्बम के लोगों को उनके द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों ने धोखा दिया है, लेकिन उनकी आवाज संसद तक पहुंची और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शानदार क्षण है। यह सब राजीव चंद्रशेखर ने कहा। मतलब राजीव चंद्रशेखर ने इशारों में कह दिया कि आपका साथ कांग्रेस और सीपीएम ने तो नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने जरूर आपका साथ दिया और आगे भी आपका साथ देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो वक्फ बिल है ये पुराने मामलों में लागू नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता, लेकिन उसमें एक क्लॉज ये कहता है कि जो ट्रस्ट की ज़मीनें हैं उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। तो इससे मुनम्बम के लोगों को कोर्ट में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि केरल के वक्फ बोर्ड ने उस ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जो एक ट्रस्ट की ज़मीन थी। तो अभी तो ये मामला कोर्ट में है, लंबा चलेगा, लेकिन वक्फ बिल के पास होने से मुनम्बम के लोगों में ये उम्मीद जगी है कि उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो उनका झुकाव अब धीरे धीरे भाजपा की ओर निश्चित रूप से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, कैथोलिक चर्च से जुड़े मलयालम दैनिक दीपिका ने वक्फ बिल पास होने के बाद कहा कि कांग्रेस और वामपंथी, जिन्होंने चर्च की मांग को खारिज कर दिया था कि उनके सांसदों को वक्फ कानून में जन विरोधी धाराओं में संशोधन के पक्ष में मतदान करना चाहिए, यानी जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके पक्ष में वोट करना चाहिए, उत्तर भारतीय राज्यों और मणिपुर में ईसाइयों पर संघ परिवार के हमलों को उजागर करके अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि कैथोलिक चर्च का झुकाव भी भाजपा की ओर हो रहा है। मतलब ये जो मलयालम दैनिक है उसने कहा कि भाई सीपीएम और कांग्रेस के सांसदों ने एक तो इस अमेंडमेंट बिल के पक्ष में मतदान नहीं किया, इसके बजाय वो लोग और मतलब लोगों को इस बात से डरा रहे हैं, ईसाइयों को इस बात से डरा रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ जाओगे तो देखो भाजपा मणिपुर में ईसाइयों के साथ क्या कर रही है, तो ये सब आप गलत कर रहे हो, डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब वहाँ जो कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ ये जो मलयालम दैनिक है दीपिका, उसने भी साफ साफ ये कह दिया है कि जो कांग्रेस और सीपीएम के सांसदों ने किया है वो सही नहीं है, गलत है, उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि कैथोलिक चर्च का झुकाव भी भाजपा की ओर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या केरल में वाकई नए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बन रहे हैं और क्या भाजपा को इससे फायदा होता दिख रहा है? तो इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ, नए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भी बन रहे हैं और भाजपा को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, भाजपा एक लंबे समय से केरल में हिंदुओं और ईसाइयों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी। केरल की राजनीति में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव से ईसाइयों में भी ये भाव घर कर रहा है या घर कर गया है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि जो दोनों प्रमुख गठबंधन हैं यूडीएफ और एलडीएफ, वो मुसलमानों को लुभाने और उनका तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं। केरल में निश्चित रूप से ईसाइयों का एलडीएफ और यूडीएफ से मोह भंग हो रहा है, और ये जो मोह भंग हो रहा है उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वहाँ के मुसलमानों में बढ़ती कट्टरता, यानी इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का इन रेडिकल इस्लामिस्ट के सामने सरेंडर करना। ऐसी स्थिति में केरल के ईसाइयों के मन में ये भाव घर करता जा रहा है कि ये दोनों ग्रुप मुस्लिम वोटों के लालच में इस तरह फंस चुके हैं कि अब उन्हें ईसाई समुदाय की कोई परवाह नहीं है। जैसे जैसे केरल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उनमें रेडिकल एलिमेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो सब जगह होता है भाई, मुसलमानों की जनसंख्या जैसे बढ़ेगी आप देखेंगे उनमें रेडिकल एलिमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं। और उन लोगों ने जिस तरह से ईसाइयों को कई बार टारगेट किया उससे ईसाइयों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि किस तरह से 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हथेली 3 कट्टर मुसलमानों ने काट दी थी, क्योंकि प्रोफेसर जोसेफ पर यह आरोप था कि उन्होंने न्यूमन कॉलेज के इंटरनल एग्जामिनेशन में एक ऐसा सवाल शामिल कर लिया था
जिससे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ था। सोचिए, एक प्रोफेसर की हथेली काट दी गई। आप समझ सकते हैं कि कट्टरता किस स्तर तक पहुंच चुकी है केरल में। इसके अलावा एक और मुद्दा जिसने केरल में ईसाइयों को उद्वेलित किया है वो है लव जिहाद का मुद्दा, और यह मुद्दा भी एक लंबे समय से वहां चल रहा है। लव जिहाद का मतलब है मुस्लिमों द्वारा छल से और धर्म परिवर्तन के इरादे से गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह करना। और इस मुद्दे की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इसे एक गंभीर खतरा करार दिया था। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वीएस अच्युतानंदन ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि वे अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं। वे से मतलब है मुसलमान। वे अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं। वे लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए पैसे और अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए अपने समुदाय से बाहर की महिलाओं से भी शादी करते हैं, अनकोट। देखिए, वीएस अच्युतानंदन के इस बयान का उस वक्त कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। अब देखिए, वीएस अच्युतानंदन से भी पहले 2009 में केरल हाई कोर्ट की जस्टिस के.टी. शंकरन की एकल पीठ ने भी इस मामले पर गंभीर टिप्पणी की थी। जस्टिस के.टी. शंकरन की एकल पीठ ने कहा, और मैं कोट करता हूं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केरल राज्य में भी ऐसी ही कई घटनाएं हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा रोमियो जिहाद या लव जिहाद नामक एक आंदोलन या परियोजना की शुरुआत की गई है। ऐसा लगता है कि इस विचार का उद्देश्य दूसरे धर्मों की लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करना है। मुस्लिम लड़कों को दूसरे धर्म की लड़कियों से प्यार का नाटक करने और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने का निर्देश दिया जाता है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारा पैसा उपलब्ध है। ऐसे पुरुष हैं जिनकी मदद किसी भी समय उपलब्ध है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन भी मौजूद हैं। ये किसने कहा? ये जस्टिस के.टी. शंकरन की एकल पीठ ने कहा। अब देखिए, जनवरी 2020 में केरल के सबसे बड़े चर्च निकायों में से एक सीरो मालाबार चर्च ने एक बयान जारी कर लव जिहाद के माध्यम से ईसाई महिलाओं को लक्षित किए जाने के बारे में चिंता जताई थी 2020 जनवरी में। और 2021 में केरल स्थित ईसाई संस्था क्रिश्चियन एसोसिएशन और अलायंस फॉर सोशल एक्शन CASA, उसने फेसबुक पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि CPIM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लव जिहाद नामक आतंकवाद के रूप को गुप्त और खुले तौर पर उचित ठहराकर जिहादियों को खुश करने की होड़ में लगे हुए हैं। हमें जिहादियों को उनकी LDF और UDF की छाया में पनपने नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें उन पेड़ों को काटना होगा जो उन्हें आश्रय देते हैं। सोचो, काम करो, थिंक एक्ट। ये CASA ने फेसबुक पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा था। तो आप इन सारे मुद्दों की वजह से केरल के ईसाइयों में जो बेचैनी है उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, ईसाई भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी संख्या को लेकर के चिंतित रहता है। तो ये जो आरोप लगते हैं कि लव जिहाद का मुद्दा कोई विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों का ही मुद्दा है, ये आरोप बिल्कुल गलत साबित होता है। केरल में तो ये आरोप वहाँ के ईसाई लगा रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने कहा, CPM के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा, सीरो मालाबार चर्च ने कहा। तो ये कहने का कोई आधार नहीं है कि ये आरोप सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल लगाते हैं। और देखिए, इन सारे मुद्दों पर केरल के ईसाइयों को आगे चलकर न तो कांग्रेस का साथ मिला और ना ही CPM का। बावजूद इसके कि CPM के अपने मुख्यमंत्री ने ये बात मानी, वीएस अच्युतानंदन ने, कि वाकई ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ईसाई समुदाय का कांग्रेस और CPM दोनों से धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है और वो एक विकल्प की तलाश में है। और मुनम्बम के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा ने खुलकर ईसाइयों के समर्थन में अपने आप को पेश किया है, सामने आई है, उनके विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, उससे वहाँ के ईसाइयों में भाजपा के प्रति एक सहानुभूति पैदा हुई है। उससे वहाँ के ईसाइयों में बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज गया है और वो भाजपा को अब एक मजबूत विकल्प के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, वक्फ बिल पास होने के बाद मुनम्बम में चर्च के बाहर की दीवार अब भाजपा और भाजपा समर्थक संगठन क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड अलायंस फॉर सोशल एक्शन CASA के झंडों से सजी हुई है। विरोध प्रदर्शन के टेंट के बाहर एक पोस्टर लटका हुआ है जिस पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री
सुरेश गोपी की तस्वीर है, इसमें लिखा है धन्यवाद सर। देखिए, मुनम्बम के चर्च परिसर में एक नारा लगातार गूंज रहा है, अगर मुनम्बम विफल होता है तो राष्ट्र विफल होता है। तो वहाँ के ईसाइयों का मानना है कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी जिसने मुनम्बम निवासियों को जमीन के स्वामित्व के मुद्दे पर पूर्ण समर्थन दिया, जबकि राज्य के दो प्रमुख मोर्चे CPIM के नेतृत्व वाला LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF, इन दोनों ने मूक दर्शक बने रहना पसंद किया। वजह क्या थी? वजह साफ थी, मुस्लिम वोटों का मोह। अब देखिए, मुनम्बम में विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उनके राजस्व अधिकार बहाल नहीं हो जाते वे नहीं रुकेंगे और उन्हें विश्वास है कि भाजपा उनका साथ देगी। देखिए, खबर ये भी आ रही है कि मुनम्बम के लगभग 15 निवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं, उनके आधिकारिक आवास पर मिलेंगे और उनकी समस्या के समाधान के लिए उनको धन्यवाद देंगे। खबर यह भी है कि मुनम्बम से भाजपा के पक्ष में ईसाइयों की जो लामबंदी शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे केरल के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है, क्योंकि केरल के ईसाइयों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए कांग्रेस और CPM ने कट्टरपंथी मुस्लिमों के सामने सरेंडर कर दिया है और अब उन्हें ईसाइयों के हितों की कोई चिंता नहीं है। तो केरल की राजनीति में फिर से अपने आप को निर्णायक बनाने के लिए भाजपा को वो एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अगर भाजपा को लगभग 18% ईसाइयों का समर्थन मिल जाए तो फिर 55% हिंदू जो अब तक CPM को वोट करते आए हैं, उनकी एक बड़ी संख्या को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच सकती है। और ऐसा बहुत संभव है कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा की तरफ मुड़ भी जाए, क्योंकि CPM के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री के परिवार पर। ऐसे में केरल के हिंदू भाजपा को चुन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो खुल करके मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है और अगर ईसाइयों ने भी भाजपा का समर्थन कर दिया तो बहुत हद तक संभव है कि भाजपा केरल में सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाए। देखिए, अभी तक भाजपा भले ही केरल के चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन राज्य में RSS का बहुत ही मजबूत संगठन है जो भाजपा के प्रति जनता की सहानुभूति को वोट में बदलने की क्षमता रखती है। वैसे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव एक साथ इतनी जल्दी नहीं होते, ये कई बार काफ़ी वक्त लेते हैं। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव काफ़ी वक्त लेते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बना ले, ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तो स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। वहाँ पे एक पूरा उनको माहौल बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक क्रिश्चियंस के सपोर्ट करने से ही ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में उभरती है तो इस पर कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। हम केरल में हर पल बदल रहे राजनीतिक समीकरणों पर नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।